अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया जिसका नेम था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज। वहाँ पे हमने वाटरफॉल मॉडल को भी डिस्कस किया और एजाइल मेथडोलॉजी है उसको भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है उसके कितने फेजेस होते हैं, और उसके बाद हमने ये देखना है कि जो आपके पास अच्छी प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है उसके अंदर आपने सबसे पहले जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग है वो आपने कैसे करनी है। उसके बाद हम ये देखते हैं यहाँ पे कि हमने प्रोजेक्ट की जो टाइम लाइन है वो कैसे सेट करनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखना होगा कि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जब आप बनाते हैं तो उसकी आपने कीमत का तयन कैसे करना है कि इसके ऊपर टोटल हमारा खर्च कितना आएगा वो आपने कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आपने जो रिस्क होते हैं, जो ख़तरात होते हैं सॉफ्टवेयर को, जो ख़तरात पेश आ सकते हैं आपके सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट को, उनको आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे आपने उनको मैनेज करना है। और उसके बाद हम देखेंगे कि आपने एग्जीक्यूशन यानी कि आपने जो असल काम होता है प्रोजेक्ट के ऊपर वो कैसे शुरू करना है, कैसे उसको लेके चलना है। और एंड के ऊपर हम देखेंगे कि जो क्वालिटी एश्योरेंस है इसको आपने कैसे यकीनी बनाना है कि आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है वो तमाम क्वालिटी जो है उसको फुलफ़िल करे। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। यहाँ पर हमारे पास है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। प्लानिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, जो आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है उसको प्लान करना इज़ लाइक प्लानिंग अ ट्रिप। ये एक ट्रिप जो होती है उसको प्लान करने जैसा होता है, ठीक है। यू नीड टू नो वेयर यू आर गोइंग, आपको ये जानने की ज़रूरत होती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, तो वहाँ पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। एंड हाउ मच इट विल कॉस्ट, और इसकी कीमत क्या होगी। इन तीन चीज़ों का आपको पता होगा तो तब आपको ट्रिप प्लान करते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट है ये भी एक ट्रिप को प्लान करने जैसा ही है। देखें, जो ट्रिप होती है उसके अंदर तो आप थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ी से वक्त के लिए जाते हैं और वापस आते हैं, लेकिन उसके लिए भी आप प्लानिंग करते हैं। तो ये सोचें आप कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, तो उनको भी करने के लिए पहले से प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेजेस हैं इसकी या फेजेस हैं, 5 फेजेस होती है हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की। सबसे पहले होती है इनिशिएशन, आपने शुरुआत करनी होती है। उसके बाद होती है प्लानिंग, फिर आपने प्लानिंग करनी होती है प्रोजेक्ट के बारे में। उसके बाद होती है एग्जीक्यूशन यानी कि उसके ऊपर आपने काम शुरू करना है। उसके बाद होती है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, जो काम हो रहा होता है फिर आपने उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है। और उसके बाद होता है आपके पास प्रोजेक्ट क्लोजर। प्रोजेक्ट क्लोजर का मतलब ये है कि आपने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट को और एंड के ऊपर आपने प्रोजेक्ट को क्लोज कर देना है, यानी कि आपकी जो पूरी टीम है उसका शुक्रिया अदा करना है। सारे लोग एक दूसरे का जो काम होता है उसकी तारीफ़ करते हैं और जो क्लाइंट होता है उसको फॉर्मली ऑफिशियल अंदाज में जो प्रोजेक्ट होता है वो हैंड ओवर कर दिया जाता है और सारे जो मामलात होते हैं क्लाइंट के साथ वो सारे क्लोज कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट क्लोजर है, ये इसमें फेजेस होती हैं। अब हम ये देखने के जो आपके पास प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है उसके अंदर जो डिफरेंट काम है वो आपने कैसे करने होते हैं। सबसे पहले तो आपने प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर प्रोजेक्ट को प्लान करना है, ठीक है। कंप्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग, क्या आपने इन डिटेल कैसे प्रोजेक्ट के बारे में सारी प्लानिंग करनी वो अब हमने यहाँ पे देखना है। कंप्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व्स, जो आपके पास कंप्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग है उसके अंदर जो चीज़ें शामिल है वो ये हैं। थिंकिंग अबाउट ऑल द डिटेल्स ऑफ योर प्रोजेक्ट बिफोर यू स्टार्ट, जब आप शुरू करते हैं उससे पहले आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी तमाम तफसीलात आपको पता होनी चाहिए, उनके बारे में आपने सोचना है। दिस इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट नीड्स टू बी डन, इसके अंदर जो चीज़ें शामिल है वो ये कि आपने समझना है कि क्या करने की ज़रूरत है। हु विल डू इट, और ये काम करेगा कौन। जो प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर डिफरेंट काम करने होते हैं, ठीक है। और आप ये देखेंगे कि काम करने कौन कौन से हैं, ये काम करेगा कौन कौन, ताकि आपको फिर पता चले कि आपने किन लोगों को हायर करना है वो काम करवाने के लिए। एंड हाउ इट विल बी डन, और ये जो काम है ये होंगे कैसे, ठीक है जी। इस तरह से आप बड़ी तफसील के साथ प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास है डू यू नो, एक इन्फॉर्मेशन इसको पहले देख लेते हैं। बिग सॉफ्टवेयर कंपनीज आर वर्थ ए लॉट ऑफ मनी, इनकी जो कीमत होती है बहुत ज़्यादा होती है जो बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं। फॉर एग्जांपल इन 2023 के अंदर मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट्स वर्थ वाज $2 ट्रिलियन। तो आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट है इसकी जो वर्थ थी वो $2 ट्रिलियन थी, यानी कि 2000 अरब डॉलर इसकी कीमत थी। दिस शोज़ हाउ इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर इज़ इन टुडेज़ डिजिटल वर्ल्ड, ये चीज़ दिखाता है कि आजकल की जो डिजिटल दुनिया है उसके अंदर सॉफ्टवेयर कितना अहम है, ठीक है। देखें सॉफ्टवेयर की कंपनी है और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइंस। अब हमने ये देखने कि हमने ये कैसे फैसला करना है कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो कितने वक्त के अंदर ख़त्म होगा। सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइंस मींस, इसका मतलब ये है डिसाइडिंग हाउ लॉन्ग ईच पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल टेक। इसका ये मतलब है कि आपने फैसला करना होता है कि जो प्रोजेक्ट है उसका हर पार्ट कितना टाइम लेगा, ठीक है। दिस हेल्प्स कीप द प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक,
ट्रैक के ऊपर, ठीक है। ये हेल्प करता है कि जो प्रोजेक्ट है वो ट्रैक के ऊपर रहे, सीधे रास्ते के ऊपर रहे। एंड इंश्योर्स इट गेट्स डन ऑन टाइम, और ये इस बात को यकीनी बनाता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है ये वक्त के ऊपर मुकम्मल होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एस्टिमेटिंग कॉस्ट। फिर आपने जो कीमत होती है प्रोजेक्ट के ऊपर, जो लागत आती है, आपने उसका तखमीना लगाना होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने डिफरेंट जो पहलू होते हैं कि कहाँ कहाँ पे खर्चा हो सकता है प्रोजेक्ट को मुकम्मल करते हुए, उन तमाम चीज़ों का आपने हिसाब लगाना होता है। किन चीज़ों का आपने हिसाब लगाना है वो सारी यहाँ पे आएंगी, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एस्टिमेटिंग कॉस्ट्स, जो यहाँ पे लागत है उसका तखमीना लगाना। एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज़ ए क्रिटिकल स्टेप इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। जो आपके पास प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है उसके अंदर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसकी एस्टिमेशन करना एक बड़ा अहम स्टेप है, बड़ा क्रिटिकल स्टेप है। इट इन्वॉल्व्स प्रिडिक्टिंग द टोटल एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। इसके अंदर जो चीज़ें शामिल हैं वो ये है कि आप प्रिडिक्ट करते हैं टोटल एक्सपेंसेस, यानी कि जो टोटल आपके पास अखराजात आते हैं उनको आप प्रिडिक्ट करते हैं, उनकी पेशन गोई करते हैं, पहले उनके बारे में आप जान लेते हैं। और ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, कौन से अखराजात होते हैं रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, जो कि कामयाबी से प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट है उसने कामयाबी से मुकम्मल होना है तो उसके लिए कुछ अखराजात होंगे, उनका पहले से आप तखमीना लगाते हैं, ठीक है। तो इसको आप कहते हैं एस्टिमेटिंग द कॉस्ट। एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन हेल्प्स इन बजटिंग। अब आपके पास जो एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन होती है, अगर आप कीमत का अंदाज़ा पहले दुरुस्त लगा लेते हैं तो ये फिर आपकी किस चीज़ में हेल्प करती है, हेल्प्स इन बजटिंग, बजट में हेल्प करती है। बजट का मतलब ये है कि फ़लाँ चीज़ के लिए हम इतने पैसे रख रहे हैं, फ़लाँ काम के लिए इतने पैसे रख रहे हैं, इतने पैसे सैलरीज़ के लिए हैं, इतने पैसे जो हैं वो डिजिटल टूल्स को ख़रीदने के लिए हैं, और इस तरह से, और इतने पैसे जो हैं फ़लाँ इक्विपमेंट ख़रीदने के लिए हैं। तो इस तरह से आप जो पैसे हैं, जो आपकी अमाउंट है, उसको आप फिक्स कर सकते हैं डिफरेंट कामों के लिए, इसको आप कहते हैं बजटिंग। उसके बाद है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्सेज होते हैं आपके वसाइल, वसाइल के अंदर लोग भी हो सकते हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं, और रिसोर्सेज के अंदर टूल्स भी हो सकते हैं जो डिजिटल टूल्स परचेज़ किए जाते हैं सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए। और जो आपके पास ये रिसोर्सेज हैं इनके अंदर वो जगह भी हो सकती है जहाँ पे रह के टीम आप रखते हैं और टीम से काम करवाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पैसा भी हो सकता है रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है, कि पैसा जो है वो भी रिसोर्स में शामिल है। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब है कि जो रिसोर्सेज हैं इनको आपने करना है एलोकेट। एलोकेट करने का मतलब ये है कि कौन सा रिसोर्स क्या काम करेगा। अगर आपके पास 10 लोग हैं तो आप 10 लोगों को एलोकेट करते हैं डिफरेंट कामों के अगेंस्ट। आप कहते हैं कि 10 लोग हैं, इनमें से हर एक आदमी ये काम करेगा। उसके बाद अगर आपके पास हैं पैसे तो आप कहते हैं इतने पैसे यहाँ पे लगाएंगे, इतने यहाँ पे लगाएंगे, इतने पैसे यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद आते हैं आपके पास टूल्स। अगर आप डिजिटल टूल्स परचेज़ करते हैं तो आप कहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर फ़लाँ काम होगा उसके लिए हम वो डिजिटल टूल इस्तेमाल करेंगे, फ़लाँ काम के लिए फ़लाँ डिजिटल टूल इस्तेमाल करेंगे, फ़लाँ काम के लिए हम फ़लाँ टूल इस्तेमाल करेंगे। तो इसको कहते हैं रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि जो मुख्तलिफ़ काम हैं उन कामों के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट कर देना। उसके बाद हमारे पास एंड सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, और उसके बाद जो हकीकत पर मबनी तवक्कुआत होती हैं वो फिर आप रख सकते हैं। अब देखें ये सारी जो हमने चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हैं, बजटिंग हो गई, और उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन हो गई, और उसके बाद है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आप सेट करते हैं, यानी कि आप चीज़ों का बजट अच्छी तरह से बना सकते हैं, पैसे का, रिसोर्सेज को अच्छी तरह से एलोकेट कर सकते हैं, और जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि जो आपकी तवक्कुआत हैं वो हकीकत पर मबनी हो। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट हो सकता है 1 महीने में ख़त्म हो, लेकिन आप तवक्को लगा के बैठ जाएँ कि 5 दिन में ख़त्म करेंगे, तो वो होने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको कैसे मिलती हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं। ये अच्छी चीज़ें आपको मिलती कैसे हैं, वो आपको मिलती हैं इस वजह से, ठीक है। एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन, ठीक है। एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन हेल्प्स इन, अगर आपने कीमत का अंदाज़ा दुरुस्त लगाया है, आपको पता है कि पैसे इतने लगने हैं, तो उसके बावजूद ही आप अच्छा बजट बना सकते हैं, अच्छी रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हैं, और अच्छी जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये देखना है कि जब आप कॉस्ट एस्टिमेशन करेंगे, कीमत का तखमीना किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए लगाएंगे, तो उस वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है की फैक्टर्स इन कॉस्ट एस्टिमेशन। जो आप कॉस्ट का तखमीना लगाते हैं उसके अंदर जो बुनियादी अवामिल होते हैं वो क्या हैं, किन चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करती है। डेवलपमेंट टीम, वो टीम जो कि डेवलप करती है, यानी कोड्स लिखती है, कोडिंग करती है। द कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेवलपर्स। अब जो डेवलपर्स होते हैं आपके पास जो कोडिंग करते हैं उनके ऊपर जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कितने आपने डेवलपर्स रखे हुए हैं। जितने ज़्यादा डेवलपर्स होंगे उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। देयर एक्सपर्टीज़, अगर वो ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे। एंड देयर आवरली रेट्स, और उनके जो आवरली रेट्स हैं, 1 घंटा जब वो काम करते हैं तो कितने पैसे लेते हैं, ये चीज़ भी कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर आप देखते हैं। इसका मतलब है डेवलपमेंट टीम, जो डेवलपमेंट टीम है, जो कोड्स लिखने वाले हैं, डेवलपर्स हैं,
ان کے ساتھ جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے وہ پیسے لیتے ہیں گھنٹے کے، کتنی ان کی ایکسپرٹیز ہیں، ان کا اسکل سیٹ کیا ہے، اور اس کے بعد کتنے ڈیولپرز ہم نے اس پروجیکٹ کے لیے رکھنے ہیں۔ آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا تو پھر آپ اچھی کاسٹ اسٹیمیشن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹیکنالوجی اسٹیک، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہم ٹیکنالوجیز استعمال کر رہے ہیں وہ ٹیکنالوجیز کس ٹائپ کی ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہوگا وہ ٹیکنالوجیز کس ٹائپ کی ہیں تو پھر ان کے حساب سے ہم کاسٹ اسٹیمیشن کر سکتے ہیں۔ دی چوائس آف ٹیکنالوجی، ٹیکنالوجی کی جو چوائس ہے کہ آپ نے کون سی ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے، کس ٹیکنالوجی کا انتخاب کرنا ہے اپنے پروجیکٹ کے لیے۔ پروگرامنگ لینگویجز، اور کون سی پروگرامنگ لینگویجز آپ استعمال کریں گے، اینڈ ٹولز، اور جو ٹولز ہیں، جو آن لائن سافٹ ویئرز ہیں جو پرچیز آپ کرتے ہیں، یہ آپ کون کون سے استعمال کریں گے، یعنی کہ آپ ٹیکنالوجی کیا استعمال کریں گے، پروگرامنگ لینگویجز کون سے استعمال کریں گے، اور ٹولز کون سے استعمال کریں گے۔ اس سے ہوتا کیا جب آپ یہ چوائس کرتے ہیں، کین افیکٹ دی کاسٹ، تو یہ چیز کاسٹ جو ہے اس چیز کے اوپر اثر ڈال سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ٹیکنالوجی استعمال کون سی کرتے ہیں، پروگرامنگ لینگویج کون سی استعمال کرتے ہیں، اور ٹولز کون سے استعمال کرتے ہیں، اس سے جو پروجیکٹ کی قیمت ہے اس کے اوپر فرق پڑ سکتا ہے۔ کیوں پڑ سکتا ہے فرق، وہ آگے لکھا ہوا ہے۔ سم ٹیکنالوجیز ریکوائر مور ریسورسز اور اسپیشلائزڈ نالج، کیونکہ کچھ ٹیکنالوجیز ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے آپ کو زیادہ وسائل چاہیے، زیادہ لوگ چاہیے جو کہ ان کو چلائیں، ٹیکنالوجیز کو استعمال کریں، اینڈ اسپیشلائزڈ نالج، اور آپ کو جو نالج ہے وہ بھی بڑا اسپیشل قسم کا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں ان کو ہر کوئی استعمال تو نہیں کر سکتا، کوئی کسی ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ ہے، کوئی کسی ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ ہے۔ تو آپ جو ٹیکنالوجی اسٹیک لیتے ہیں، ٹیکنالوجی اسٹیک کا مطلب ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کو جو آپ سیٹ لیتے ہیں، اس کے اوپر بھی یہ کاسٹ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ ٹیکنالوجیز اگر اس طرح کی ہیں کہ زیادہ لوگ ان کو نہیں چلا سکتے تو پھر جو آپ کو لوگ ملیں گے وہ اس طرح کے ملیں گے جو زیادہ پیسے چارج کریں گے۔ تو اس طرح سے جو ٹیکنالوجی آپ استعمال کرتے ہیں، پروگرامنگ لینگویجز استعمال کرتے ہیں، اور جو ٹولز استعمال کرتے ہیں، ان کے اوپر جو کاسٹ ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، کیونکہ ان کو جو چلانے والے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کچھ ٹولز ایسے ہوتے ہیں جن کو خریدنے کے لیے بھی ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے پروجیکٹ ڈیوریشن۔ اب دیکھیں ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ جو پروجیکٹ کی ڈیوریشن ہے کہ پروجیکٹ ہمارا کتنا لمبا چلے گا، یہ کس طرح سے جو پروجیکٹ کی اوور آل قیمت ہے اس کے اوپر اثر ڈال سکتا ہے۔ لانگر پروجیکٹس جنرلی انکر ہائر کاسٹ۔ اب دیکھیں جو لانگر پروجیکٹس ہوتے ہیں، جو لمبے چلتے ہیں پروجیکٹ، زیادہ ٹائم لیتے ہیں، تو ان کی وجہ سے جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ قیمت اپنی بڑھا لیتے ہیں ڈیو ٹو پرولونگڈ ریسورس انگیجمنٹ، کیونکہ جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ پرولونگڈ انگیجڈ رہتے ہیں۔ پرولونگ کا مطلب ہے لانگ ٹائم تک، لمبے عرصے تک جو ریسورسز ہیں وہ آپ کو انگیج رکھنے پڑ سکتے ہیں۔ اینڈ پوٹینشیل چینجز ان اسکوپ، اور جو اسکوپ ہے وہ بھی چینج ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس آگے دو چیزیں، دونوں چیزیں اب یہاں پہ علیحدہ علیحدہ دیکھنی پڑیں گی، بلکہ تین چیزیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ لانگر پروجیکٹس، پروجیکٹ ڈیوریشن۔ اب یہ پروجیکٹ ڈیوریشن ہم نے دیکھنا ہے کہ قیمت جو ہوتی ہے اوور آل، دیکھیں یہاں پہ جو ہم ٹاپک دیکھ رہے ہیں اس کو دوبارہ دیکھ لیں۔ ٹاپک ہمارے پاس ہے کاسٹ ایسٹیمیشن، ایسٹیمیٹنگ کاسٹ۔ اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پروجیکٹ کی ڈیوریشن ہے یہ جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ پروجیکٹ کی جو کاسٹ ہے وہ کیا ہوگی۔ تو پروجیکٹ ڈیوریشن جو ہے اس کے بارے میں اسٹڈی کریں کہ لانگر جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے قیمت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کیونکہ پرولونگ ریسورس انگیجمنٹ ہوتی ہے، جو ریسورسز ہوتے ہیں، جو ہمارے وسائل ہوتے ہیں، ان کو ہمیں لمبے عرصے تک انگیج رکھنا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد جو پوٹینشیل چینجز ان اسکوپ، اور جو اسکوپ ہوتا ہے، جو مارکیٹ ٹرینڈز ہوتے ہیں، جو یوزر کی نیڈز ہوتی ہیں، ان میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے قیمت کیسے بڑھ سکتی ہے؟ ان دو چیزوں سے، پرولونگ ریسورس انگیجمنٹ سے اور جو چینج ان اسکوپ ہے، اس سے قیمت کیسے بڑھ سکتی ہے؟ ان دو چیزوں سے۔ یہ ہم نے اب دیکھنا ہے جب پروجیکٹ لمبا چلتا ہے۔ دیکھیں جب پروجیکٹ لمبا چلتا ہے تو اس کے لیے جو لوگ ہیں جو آپ نے ہائر کیے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو لمبے عرصے تک رکھنے پڑتے ہیں، جو ٹولز آپ نے پرچیز کیے ہوئے ہیں وہ ٹولز آپ کو لمبے عرصے تک پرچیز کرتے ہوئے رکھنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح سے جو آپ نے چیزیں لی ہوئی، جو ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز آپ نے لی ہوئی ہیں، جو جگہ آپ نے لی ہوئی ہے جہاں پہ آپ نے اپنے ڈیولپمنٹ ٹیم کو رکھا ہوا ہے، اس جگہ کا آپ کو ہو سکتا ہے رینٹ دینا پڑ جائے۔ اسی طرح سے کافی اور چیزیں ہیں جو کہ آپ کو استعمال کرنی پڑتی ہیں لمبے عرصے تک، لوگوں کو سیلریز دینی پڑتی ہیں۔ اسی لیے جتنا لمبا پروجیکٹ چلے گا یہ آپ کے جو خرچے ہیں یہ بھی اتنے لمبے ہوتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے پوٹینشیل چینجز ان اسکوپ، کہ جو اسکوپ ہے اس کے اندر جو چینج ہے یہ کس طرح سے لانگر پروجیکٹس جو ہیں وہ اس کی وجہ بنتے ہیں۔ جو لانگ چلتے ہیں پروجیکٹس، جو پروجیکٹس لمبے چلتے ہیں، تو اس دوران جو ہمارا یوزر ہوتا ہے جس کو ہم نے پروجیکٹ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس یوزر کی جو ضروریات ہیں وہ تبدیل ہو جائیں۔ اگر ضروریات یوزر کی تبدیل ہو گئی ہیں تو پھر پروجیکٹ کے اندر تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، تو اس سے پھر قیمت بڑھ جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس جو مارکیٹ کے ٹرینڈز ہیں اگر وہ چینج ہو گئے، ٹیکنالوجی چینج ہو گئی، تو پھر بھی پروجیکٹ کے اندر تبدیلیاں کرنی پڑیں گی۔ جب پروجیکٹ کے اندر آپ تبدیلیاں کریں گے تو پھر بھی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو جو پروجیکٹ ڈیوریشن ہے یہ بھی بڑی معنی رکھتی ہے، اس کو آپ نے سامنے رکھ کے جو کاسٹ ہے اس کو اسٹیمیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پروجیکٹ ڈیوریشن لمبی ہو جائے اور خرچہ زیادہ ہو جائے تو پھر وہ خرچہ کہاں جائے گا، اس کا بھی آپ نے حساب پہلے لگا لینا جب آپ نے کاسٹ کو اسٹیمیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क मैनेजमेंट। जो ख़तरात हो सकते हैं प्रोजेक्ट को, उनको आपने कैसे मैनेज करना है। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क एंड देयर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़। जो मुमकिन ख़तरात हैं, पोटेंशियल रिस्क हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी शनाख्त करनी है, और उनके लिए जो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ हैं, यानी कि उनकी शिद्दत को कम करने की जो हिकमत अमली है वो आपने तैयार करनी है। कैन ऐड टू दी ओवरऑल कॉस्ट। ये ओवरऑल जो कॉस्ट है इसको बढ़ा सकती है, क्योंकि अगर वो ख़तरा आ गया है और उस ख़तरा जो है उसको आपने उसका मुकाबला करना है, उसका जो असर है उसको आपने कम करना है, तो उसके लिए आपको पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे जो आपको स्ट्रेटजीज़ बनानी है उसके लिए। तो इसलिए जो कॉस्ट जब आप एस्टिमेट करेंगे तो उस वक्त आपने इस चीज़ को भी सामने रखना है, ठीक है। कंटिंजेंसी फंड्स आर ऑफन इंक्लूडेड। जो एक्स्ट्रा फंड्स होते हैं, कंटिंजेंसी फंड्स होते हैं, ये एक्स्ट्रा फंड्स होते हैं, एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। आर ऑफन इंक्लूडेड, तो ये शामिल किया जाता है एक्स्ट्रा पैसे। आपका जो टोटल बजट होता है प्रोजेक्ट का, उसके अंदर आप कंटिंजेंसी फंड्स शामिल करते हैं, एक्स्ट्रा पैसे शामिल करते हैं। टू एड्रेस अनफोर्सिन इशूज़। जो वो मसाइल जो कि आपने देखे नहीं हैं, अनफोर्सिन हैं, अनदेखे जो मसाइल आ सकते हैं, उनके लिए आप एक्स्ट्रा पैसे पहले से रख देते हैं। इन्हें हम कहते हैं कंटिंजेंसी फंड्स। उसके बाद देखें, जब आप कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपने एक और जो चीज़ सामने रखनी होती है वो आपके पास है क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब ये है कि जो आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो क्वालिटी के मुताबिक उसकी क्वालिटी ठीक है, तो उसको क्वालिटी को ठीक रखने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ते हैं। वो यहाँ पे आएंगे कॉस्ट एसोसिएटेड विद टेस्टिंग। अब टेस्टिंग आपको करनी पड़ती है, बग फिक्सिंग करनी पड़ती है, उसके अंदर जो बग्स आते हैं उनको फिक्स करना पड़ता है। एंड इंश्योरिंग दी सॉफ्टवेयर मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और इस बात को यकीनी बनाना कि जो सॉफ्टवेयर है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो अच्छी क्वालिटी के मेयार हैं, उनके ऊपर पूरा उतरता है। आर आल्सो पार्ट ऑफ द एस्टिमेशन। ये भी एस्टिमेशन का पार्ट है, यानी कि जो आप कीमत का तखमीना लगाते हैं उस चीज़ का भी ये पार्ट है। क्या चीज़ का पार्ट है? कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद। इन चीज़ों के साथ जो कॉस्ट जुड़ी हुई है, जो कीमत इन चीज़ों के साथ जुड़ी हुई, किन चीज़ों के साथ, वो चीज़ें ज़रा देख लें। टेस्टिंग के साथ, बग फिक्सिंग के साथ, और उसके बाद इंश्योरिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, या फिर सॉफ्टवेयर मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं, इनके साथ कुछ पैसे जुड़े हुए हैं, तो ये जो पैसे हैं, ये जो कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट एस्टिमेशन के साथ लिंक करती है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमने जब ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो जब हमने लगानी है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है कितने पैसों में हमें पड़ेगा, फिर कितने पैसों में मुकम्मल होगा, तो उसके लिए हमने कुछ चीज़ें देखनी हैं, ठीक है। वो चीज़ें जब देखेंगे तो अच्छे तरीके से हम प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसकी एस्टिमेशन कर सकते हैं। वो चीज़ें यहाँ पे हमने वन बाय वन देखी हैं की फैक्टर्स इन कॉस्ट एस्टिमेशन की फॉर्म में। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमें सबसे पहले पैसों का हिसाब लगाते हुए, जब हमने ये देखना कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर टोटल कितने पैसे लगेंगे, तो उसमें सबसे पहले हमने देखनी है अपनी डेवलपमेंट टीम कि हमारी टीम के ऊपर कितना खर्चा होगा। फिर हमने देखना है टेक्नोलॉजी स्टैक, यानी कि जो सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी जो है उन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर कितने हमारे पैसे लगेंगे। उसके बाद हमने देखना है कि हमारा प्रोजेक्ट कितना लंबा चलेगा। प्रोजेक्ट अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो फिर लोगों को सैलरीज देनी पड़ेंगी, टूल्स के पैसे देने पड़ेंगे, जगह का रेंट देना पड़ेगा अगर टीम हमने किसी बिल्डिंग के अंदर रखी हुई है तो। उसके बाद हमने देखना रिस्क मैनेजमेंट। अगर ख़तरात आ गए तो फिर क्या होगा, उनके लिए जो एडवांस आप पैसे रखते हैं अनदेखे ख़तरात के लिए, वो भी आपने एस्टिमेशन में शामिल करने हैं। उसके बाद हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस। जब आप प्रोजेक्ट चला रहे होंगे उसकी जो क्वालिटी है उसको चेक करने के लिए आप टेस्टिंग अप्लाई कर रहे होंगे, बग फिक्सिंग कर रहे होंगे और क्वालिटी के बाकी स्टैंडर्ड चेक कर रहे होंगे, तो वहाँ पे भी आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। वो पैसे भी आप शुरू वाली जो कॉस्ट एस्टिमेशन है उसमें शामिल करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपने उसकी जो कॉस्ट है, जो उसकी टोटल कीमत है, उसको कैसे एस्टिमेट करना है और कौन सी चीज़ें जो कि कॉस्ट एस्टिमेशन के ऊपर कॉस्ट एस्टिमेशन को जो अफेक्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो ख़तरात होते हैं उनको हमने कैसे असेस करना है, यानी कि ख़तरात को हमने पहले कैसे जानना है और उनको हमने मैनेज कैसे करना है, ये हमने अब यहाँ पे देखना है। रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट आर क्रूशल एस्पेक्ट्स ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट, यानी कि जो ख़तरात हैं उनका तखमीना लगाना और उनको मैनेज करना। तखमीना लगाना यानी कि उनको पहले से जान लेना, उनकी शनाख्त करना और उसके बाद उनको मैनेज करना, ये बहुत अहम पहलू हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट के, ठीक है। दे इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क। इनमें जो चीज़ें शामिल है वो ये है कि जो मुमकिन ख़तरात हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी शनाख्त करना। दैट कुड इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट सक्सेस, जो कि प्रोजेक्ट की जो कामयाबी है उसके ऊपर असर डाल सकते हैं। एनालाइजिंग दी लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट ऑफ दीज रिस्क। और उसके बाद ये जो आपके पास ख़तरात हैं इनका इम्कान, लाइकलीहुड, और उसके बाद इनका जो इम्पैक्ट है, जो इनका असर है, उसको एनालाइज़ करना, उसका तजिया करना कि ये कितने मुमकिन तौर पे हो सकते हैं, कितना इम्कान है इनके होने का, और उसके बाद क्या ख़तरात पैदा कर सकते हैं, ये देखना। एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज़ टू मैनेज देम। और उसके बाद इनको मैनेज करने की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो बनाना, यानी कि वो हिकमत अमली बनाना जिससे आप इन ख़तरात को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने लिस्ट देखी है वो क्या है, वो है रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट आर क्रूशल एस्पेक्ट्स ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। अब ये जो हमने यहाँ पे देखे कि क्रूशल एस्पेक्ट्स हैं, अब यही लिस्ट हमने यहाँ पे नीचे बताई, ठीक है। क्रूशल एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कि अहम हैं, उनमें ये चीज़ें शामिल हैं कि सबसे पहले आपने
آئیڈینٹیفائی کرنے ان خطرات کو جو کہ پروجیکٹ کی سکسیس کے اوپر اثر ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے ان کا جو لائکلیہوڈ ہے یعنی کہ ان کا جو امکان ہے اس کو دیکھنا ہے کہ کتنے امکان ہے ان کا یا کتنا امکان ہے خطرات ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ان کے جو اثرات ہیں ان خطرات کے وہ آپ نے دیکھنے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے اسٹریٹجیز بنانی ہے تاکہ آپ ان کو مینیج کر سکیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ رسک اسیسمنٹ اور رسک مینجمنٹ ہوتی کیا ہے. اب نیچے ہم نے وہ سٹیپس دیکھنے ہیں جو کہ رسک اسیسمنٹ اور رسک مینجمنٹ کے اندر ہمیں لینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. جو خطرات ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا سٹیپس لینے ہیں وہ ہیں سٹیپس ان رسک اسیسمنٹ اینڈ مینجمنٹ. پہلا آپ کے پاس سٹیپ ہوتا ہے آئیڈینٹیفائی رسک. آپ نے سب سے پہلے خطرات کو شناخت کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے انالائز رسک. آپ نے جو خطرات ہوتے ہیں ان کا تجزیہ کرنا ہے کس نوعیت کے خطرات ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے ڈیولپ میٹیگیشن اسٹریٹجیز یعنی کہ ان کے جو اثرات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے اسٹریٹجیز آپ بناتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے مانیٹر اینڈ ریویو. پھر آپ نے مانیٹر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جو میٹیگیشن کا یہاں پہ ورڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کسی چیز کے اثر کو کم کرنا. اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ آئیڈینٹیفائی رسک. لسٹ آل پوٹینشیل رسکس دیٹ کوڈ افیکٹ دی پروجیکٹ. جو بھی پروجیکٹ کو اوپر اثر ڈال سکیں ان تمام ممکن خطرات کی آپ نے لسٹ بنانی ہے. دیز کوڈ بی ٹیکنیکل رسک. یہ ٹیکنیکل رسک ہو سکتے ہیں جو کہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. سچ ایز ٹیکنالوجی چینجز. جیسے کہ ٹیکنالوجی چینجز ہیں. ٹھیک ہے. جو ٹیکنالوجی چینجز ہیں وہ اگر ٹیکنالوجی چینج ہو جائے جو آپ استعمال کریں تو یہ بھی خطرہ ہے. آپریشنل رسک. اور اس کے بعد جو آپریشنل رسک ہے یہ اسے یعنی کہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر وہ خطرات ہو سکتے ہیں. وہ کیسے ہیں؟ لائک ریسورس شارٹیجز یعنی کہ جو وسائل ہیں وہ کم پڑ سکتے ہیں. پیسہ کم پڑ سکتا ہے. لوگ کم پڑ سکتے ہیں. جگہ کم پڑ سکتی ہے. یا پھر جو ٹولز آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کم پڑ سکتے ہیں. اور ایکسٹرنل رسک یا پھر جو بیرونی خطرات ہیں وہ ہو سکتے ہیں. سچ ایز مارکیٹ فلکچویشنز. مارکیٹ فلکچویشنز کا مطلب یہ ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر ٹرینڈز ہیں وہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس انالائز رسک. سب سے پہلے ہمیں رسک کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. اب ہم نے جو رسک آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ہمیں پتہ چلا کہ یہ خطرات ہو سکتے ہیں. ان کو ہم نے اب کرنا ہے انالائز. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو خطرات ہیں ان کے ہونے کا کتنا امکان ہے اور اگر ہو گئے تو ان کا اثر کیا ہوگا. ایویلویٹ دی لائکلیہوڈ آف ایچ رسک اکرنگ. اب جو بھی رسک ہو سکتا ہے اس کا آپ نے لائکلیہوڈ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. لائکلیہوڈ کا مطلب ہے کہ امکان آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے ہونے کا امکان کتنا ہے, اس کی اکرنگ کا امکان کتنا ہے. اینڈ اٹس پوٹینشیل امپیکٹ آن دی پروجیکٹ. اور پروجیکٹ کے اوپر اس کا جو ممکنہ اثر ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈیولپ میٹیگیشن اسٹریٹجیز. دیکھیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا رسک کو. اس کے بعد آپ نے رسک کو انالائز کر لیا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ رسک کو آپ نے میٹیگیٹ کیسے کرنا ہے, ان کے اثر کو کم کیسے کرنا ہے. ڈیولپ میٹیگیشن اسٹریٹجیز فار ایچ سگنیفیکینٹ رسک. جو بھی آپ کے پاس ایک نمایاں خطرہ ہوتا ہے ڈیولپ اے پلان ٹو ریڈیوس اٹس لائکلیہوڈ. تو اس کا جو امکان ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ نے ایک پلان بنانا ہے. اور مینیمائز اٹس امپیکٹ یا پھر اس کے اثر کو کم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ڈیولپ اے پلان. آپ نے ایک پلان بنانا ہے ٹو ریڈیوس اٹس لائکلیہوڈ اور مینیمائز اٹس امپیکٹ. کہ یا تو اس کا امکان ہی کم ہو جائے کہ یہ ہو ہی نہ, اور اگر ہو جائے تو پھر اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کم ہو. ٹھیک ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک کام ہو جائے. اس کے لیے پھر آپ نے ایک پلان بنانا ہوتا ہے ہر رسک کے لیے. دس کوڈ انوالو ایڈنگ بفرز ٹو دی اسکیجول. جو آپ کے پاس اسکیجول ہوتا ہے اس کے اندر آپ بفرز کو ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایڈنگ بفرز. بفرز کا مطلب ہے وہ وقت کہ جو آپ احتیاطاً اضافی طور پہ پروجیکٹ کی ٹائم لائن میں شامل کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس جو پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہونا ہے 5 دنوں کے اندر. ٹھیک ہے. آپ کلائنٹ کو ٹائم دے دیتے ہیں 7 دنوں کا. ٹھیک ہے. ہم 7 دنوں میں مکمل کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ 5 دنوں میں مکمل ہونا ہے, لیکن آپ اپنی ٹیم کو اور آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کو ان سب کے ساتھ آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو 7 دن میں مکمل کریں گے. تو 5 دن والا پروجیکٹ آپ اگر 7 دن کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو آپ نے یہ 2 دن جو اس میں اضافی ڈالے ہیں یہ بفر ٹائم ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم بفر ٹائم کہتے ہیں. بفر ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے اور پروجیکٹ آپ کا تھوڑے وقت کے لیے رک جائے تو اس کے بعد جو آپ کا اینڈ ٹائم ہے جو آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ 7 دن میں مکمل ہونا ہے تو 7 دن کے اندر پھر بھی یہ مکمل ہو جائے. 5 دن سے کچھ آگے چلا جائے لیکن 7 دن کے اندر مکمل ہو جائے تو اس وقت آپ نے اس کے لیے 2 دن جو اضافی ایڈ کیے اس کو آپ کہتے ہیں بفر. آپ نے اسکیجول کے اندر آپ کا جو شیڈول ہے اس کے اندر آپ نے بفر کو شامل کر دیا. ٹھیک ہے. اس کو بفر کہتے ہیں. تو یہ جو آپ کے پاس خطرات ہیں ان کے اثر کو کم کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ بفرز شامل کر سکتے ہیں اپنے اسکیجول کے اندر. بفر شامل جب کریں گے تو خطرہ جب آ جائے گا تو اس سے جب کام روکنا اگر پڑ جائے تو پھر بفر کی وجہ سے آپ کی جو ٹائم لائن ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی. اس کے بعد ہے سیکیورنگ بیک اپ ریسورسز. بیک اپ ریسورسز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ریسورسز پہلے سے علیحدہ سے بچائے ہوتے ہیں, بیک اپ کیے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس لوگ ایسے ہونے چاہیے, ٹولز ایسے ہونے چاہیے, اور اس کے بعد آپ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے کہ اگر پہلے سے موجود کوئی چیز خراب ہو جائے تو آپ کے پاس بیک اپ میں کچھ اور اس کے بدلے میں پڑا ہو جو کہ آپ استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے. تو 2 چیزیں دیکھ لیں. آپ نے بفر شامل کرنے خطرات سے بچنے کے لیے, آپ نے بیک اپ ریسورسز جو ہیں ان کو سیکیور رکھنا ہے, اور کنڈکٹنگ ایڈیشنل ٹیسٹنگ یا پھر آپ نے جو
एडिशनल टेस्टिंग है वो करनी है। एडिशनल टेस्टिंग का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे पहले अगर आपने 5 टेस्ट करने थे क्वालिटी चेक करने के लिए, अब आप 7 टेस्ट करेंगे, ठीक है। 7 टेस्ट अगर आप कर दें तो इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा चेक करेंगे, चीज़ आपकी ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर पूरी उतरनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो डेवलप मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ है, यानी कि जो स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि मिटिगेट करने के लिए होती हैं किसी भी रिस्क के इम्पैक्ट को, उसके लिए हमने 3 चीज़ें देखी। सबसे पहले आपने बफर्स शामिल करने अपने स्केड्यूल के अंदर, यानी कि आपने इजाफी टाइम रखना है। उसके बाद जो रिसोर्सेज हैं उनका आपने बैकअप रखना है, और उसके बाद हमने देखा कि आपने एडिशनल टेस्टिंग करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मॉनिटर एंड रिव्यू। जब ऊपर आपने ये काम कर दिए, स्ट्रेटजीज़ आपने कर दी खतरात को कम करने के, उसके बाद फिर आपने मॉनिटर करना होता है और रिव्यू करना होता है। कंटिन्यूसली मॉनिटर द प्रोजेक्ट फॉर न्यू रिस्क। अब जो नए खतरात हो सकते हैं उनके लिए जो प्रोजेक्ट है उसको आपने कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, ठीक है। एंड रिव्यू एग्जिस्टिंग रिस्क्स, और जो पहले से खतरात मौजूद हैं उनके बारे में भी देखते रहना है। टू एडजस्ट स्ट्रेटजीज़ एज नेसेसरी, तो उनसे बचने के लिए जो आपने स्ट्रेटजीज़ बनाई हुई हैं उनको आप एडजस्ट करें जैसे जैसे ज़रूरी है, ठीक है। तो एक बार आपने जब स्ट्रेटजीज़ बना ली खतरात से बचने के लिए, यानी कि आपने बफर शामिल कर दिए, रिसोर्सेज को बैकअप कर लिया और एडिशनल टेस्टिंग कर ली, तो फिर आपने आराम से बैठ नहीं जाना कि हमने सारे काम कर दिए तो अब खतरात नहीं होंगे। तो उसमें जो पहले से खतरात मौजूद हैं उनके लिए जो आपने स्ट्रेटजीज़ बनाई हुई हैं उन स्ट्रेटजीज़ को देखते रहना है, तब्दीली ज़रूरी है तो वो करनी है, और उसके बाद जो नए खतरात आ सकते हैं उनके बारे में भी आपने देखते रहना है। तो ये हमने देखा कि हमारे पास रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट क्या है। उसके बाद हम देखते हैं एग्जीक्यूशन। यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, जो कोडिंग है वो स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमारे पास है एग्जीक्यूशन। दिस इज़ द फेज़ वेयर एक्चुअल डेवलपमेंट वर्क हैपन्स। यहाँ पे जो असल डेवलपमेंट का काम है वो होता है, यानी कि यहाँ पे कोडिंग होती है। द टीम राइट्स कोड्स, अब यहाँ पे कोड्स लिखे जाते हैं। क्रिएट डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। एंड बिल्ड्स द सॉफ्टवेयर, और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो बनाए जाते हैं बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट प्लान, जो कि प्रोजेक्ट प्लान के मुताबिक होते हैं सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्या होता है, एग्जीक्यूशन वाले फेज़ के अंदर कोड्स बनते हैं, कोड्स लिखे जाते हैं, डिज़ाइंस बनते हैं, और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बनते हैं बेस्ड ऑन दी प्रोजेक्ट प्लान के मुताबिक, ठीक है। इट रिक्वायर्स टीम वर्क, इसके अंदर टीम वर्क चाहिए, यानी कि सब ने मिल के काम करना है। कोऑर्डिनेशन चाहिए, सब ने मिलजुल के एक दूसरे के साथ मिल के काम करना, इकट्ठे कोऑर्डिनेट करके। एंड रेगुलर अपडेट्स टू स्टे ऑन ट्रैक, और ट्रैक के ऊपर रहने के लिए, रास्ते के ऊपर रहने के लिए रेगुलर अपडेट्स होनी चाहिए। रेगुलर अपडेट्स का मतलब ये है कि वक्तन फ़वक्तन, वक्फे के साथ आपने अपडेट्स लेनी है। आपको पता होना चाहिए कि अब प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, क्या सूरत हाल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस इंश्योर्स दैट ए प्रोजेक्ट मीट्स सेट स्टैंडर्ड्स। अब क्वालिटी एश्योरेंस जो है इसका मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट है वो मीट करता है सेट स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। सेट स्टैंडर्ड्स का मतलब ये है कि आपने पहले से स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फिक्स किए हुए हैं। स्टैंडर्ड्स क्या हो सकते हैं, कोडिंग के स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं कि आपने कोडिंग इन स्टैंडर्ड्स के तहत करनी है। सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन आप करते हैं प्रोजेक्ट के लिए उस डॉक्यूमेंटेशन के स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, और डिफरेंट जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आप पहले से सेट कर सकते हैं। और जो स्टैंडर्ड्स आपने पहले से सेट किए हुए हैं, मेयार फिक्स किए हुए हैं कि हमारा प्रोजेक्ट इन मेयार के ऊपर, इन तमाम मेयारात के ऊपर पूरा उतरना चाहिए, तो उनके बारे में आप देखते रहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर, ठीक है। कि जो प्रोजेक्ट है वो पहले से जो सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर पूरा उतरता है, उनको मीट करता है, एंड वर्क्स करेक्टली और अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स मेथड्स सच एज टेस्टिंग। अब ये जो आपके पास क्वालिटी एश्योरेंस है इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब है क्वालिटी को यकीनी बनाना, ठीक है। तो इसके अंदर चीज़ें शामिल है वो है टेस्टिंग, आपने टेस्टिंग करनी होती है। रिव्यूइंग कोड्स को रिव्यू करना होता है। गेटिंग फीडबैक, और उसके बाद आपने फीडबैक लेना होता है फ्रॉम स्टेक होल्डर्स से। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं स्टेक होल्डर के वर्ड को। ये वो लोग होते हैं जिनको आपने ये सॉफ्टवेयर देना होता है या फिर ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं, इनके ऊपर सॉफ्टवेयर ने कोई असर डालना होता है या इन्होंने सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई असर डालना होता है, ठीक है। आपने क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर टेस्टिंग करनी होती है, कोड्स को रिव्यू करना होता है, उसके बाद आपने फीडबैक लेना होता है फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, एंड रेगुलरली चेकिंग द प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस, और उसके बाद जो प्रोग्रेस है प्रोजेक्ट की उसको भी आपने रेगुलरली चेक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास टॉपिक था प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर टोटल 5 फेजेस होती हैं। इनिशिएशन होती है, प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन होती है और परफॉर्मेंस होती है यहाँ पे। उसके बाद हमने ये देखा कि आप जब प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं और मैनेजमेंट करते हैं प्रोजेक्ट की, तो आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से प्लान करना है, ठीक है। आपके पास प्लान होना चाहिए, हमें प्रोजेक्ट करना कैसे है, क्या करने हमने इसके अंदर, ये करेगा कौन, और उसके बाद ये किस तरह से होगा। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट के लिए टाइमलाइन रखनी होती है, यानी कितने वक्त में प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। उसके बाद हमने जो कॉस्ट होती है, प्रोजेक्ट की कीमत होती है, उसको एस्टिमेट करना होता है, यानी कि प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए। प्रोजेक्ट की जो कीमत होती है उसके ऊपर जो चीज़ें असर डालती हैं उनको हम कहते हैं की फैक्टर्स इन कॉस्ट एस्टिमेशन। उनके अंदर हमने देखा डेवलपमेंट टीम, जो टीम होती है जो कि कॉस्ट, जो कि हमारा काम करती है, उस टीम के ऊपर हमारा कितना खर्चा आएगा। टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अगर लंबी हो जाए तो फिर हमारा खर्चा बढ़ सकता है।
اس کے بعد رسک مینجمنٹ کے اوپر کتنے پیسے لگ سکتے ہیں اور جو کوالٹی ایشورنس ہے اس کے اوپر کتنے پیسے لگ سکتے ہیں. ان تمام فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے آپ جو کاسٹ ہے اس کو اسٹیمیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو رسک ہے اس کو آپ نے کیسے اسیس کرنا ہے اور کیسے آپ نے اس کی مینجمنٹ کرنی ہے, ان کے جو خطرات ہیں ان سے آپ نے کیسے بچنا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایگزیکیوشن کیا ہے, اور اینڈ کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو کوالٹی ایشورنس ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے ہمارے پاس یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے گرافیکل ریپرزنٹیشن آف سافٹ ویئر سسٹمس. تو یہ بھی کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس ٹاپک کو ہم انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس کے اندر سٹارٹ کریں گے.